मई 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब एक ब्रिटिश न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक इंटरव्यू लिया था। उसकी एक क्लिपिंग देखिए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी कई बार ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा दिया था। 1947 में जब पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना था, उसका जन्म हुआ था, तब इनकी हालत ऐसी नहीं थी। इनकी हालत काफ़ी अच्छी थी, इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो कर रही थी और टेररिज्म नहीं था यहाँ पे। एक टाइम पर तो ये इंडिया से भी फास्ट ग्रो कर रहे थे, मगर सैडली हुआ ये कि सांप को पालने के चक्कर में पूरी कंट्री में जहर घुल गया। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान में टेररिज्म की शुरुआत हुई, कैसे पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कैसे आज पाकिस्तान का बोया हुआ बीज उसी को खोखला कर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो जैसे यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा, या फिर किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे आईआईटी, जेईई, नीट, या फिर रेगुलर स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स हो, आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे टफ एग्जाम्स देकर क्रैक किए हैं और इनसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। अपने सारे एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके मैं एक मास्टर क्लास के फॉर्म में आप तक लेकर आ रहा हूँ। आपको डेफिनेटली एग्जाम में हाई स्कोर करने में, स्टडी की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस एक्सपीरियंस से। तो पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का, जल्दी रजिस्टर कीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान और टेररिज्म की कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब यूएसए पहली कंट्री थी उसको इंटरनेशनली एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाली, और तब से काफी टाइम तक यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे रहे। कोल्ड वॉर के एरा में पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइंड था, यानी कि वो नेशंस जो यूएसए वर्सेस सोवियत यूनियन की वॉर में यूएसए के साथ खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ऑफिशियली एक न्यूट्रल नेशन था, मगर हमारे रिलेशंस सोवियत यूनियन से काफी अच्छे थे। इस कारण शुरुआत में हमारी और यूएसए की उतनी अच्छी बन नहीं पाई। इनिशियली 30-40 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने काफी अच्छी ग्रोथ की, इनफैक्ट उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे भी ज्यादा फास्ट थी, मगर इवेंचुअली उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगी। रीजन क्या था? इंडिया का डेमोक्रेसी पर स्ट्रांग होल्ड, इंडिया के पॉलिसी शिफ्ट और पाकिस्तान में डी फैक्टो मिलिट्री रूल, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स और पॉलिसी शिफ्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से टेरर फंडिंग की तरफ। हुआ यूं कि 1979 से 1989 तक सोवियत अफगान वॉर चली। एक तरफ थे सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की मिलिट्री और दूसरी तरफ थे अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स, जिन्हें अफगान मुजाहिदीन बोला गया। ये मुजाहिदीन एक रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप था जो सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस के अगेंस्ट लड़ रहा था और अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटाना चाहता था। और पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने, यूएसए, यूके, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज ने इन अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, क्योंकि ये सोवियत यूनियन को किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहते थे। US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. लड़ाई यूएसए वर्सेस सोवियत यूनियन की थी और इसमें पिस गया अफगानिस्तान। अब ये इतनी बड़ी महान कंट्रीज डायरेक्टली तो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने चेहरा बनाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने एक्चुअली डी फैक्टो अफगान मुजाहिदीन को पैदा करके उनका सपोर्ट किया। इस काम का फेस था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, और बैक एंड था यूएसए की खुफिया एजेंसी सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस अथॉरिटी। इन लोगों ने बहुत सा पैसा वेस्टर्न वर्ल्ड से पाकिस्तान में फंड किया, बहुत सारे वेपन्स फंड किए और अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देकर तैयार किया। 1979 से 1989 तक अफगान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन की मिलिट्री से लड़ते रहे। इवेंचुअली सोवियत यूनियन टूट गया और अफगानिस्तान से बैकआउट कर गया। अब इसी पीरियड में कश्मीर में काफी सारे अनरेस्ट और रिवॉल्ट्स हो रहे थे। इधर अफगान मुजाहिदीन अपनी वॉर से फ्री हो चुके थे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर अनरेस्ट फैलाना चालू किया और जो टेररिस्ट उन्होंने तैयार किए थे उनको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और ये पॉलिसी पाकिस्तान की पहले से थी। 1965 में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्पीच में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर और प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी विल वेज 1000 ईयर वॉर अगेंस्ट इंडिया, यानी कि हम हजारों सालों का युद्ध इंडिया के अगेंस्ट छेड़ेंगे। और उस समय के पाकिस्तान आर्मी चीफ जिया उल हक ने एक नई पॉलिसी अपनाई, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे हिडन अटैक्स करके इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। और ये अटैक्स
टेररिज्म के माध्यम से किए जाने थे। क्योंकि 1965 और 1971 की वॉर्स में पाकिस्तान आर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी, दोनों में हारी थी, तो उनको ये तो समझ में आ गया था कि अगर हम कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया से करेंगे तो हम हार जाएंगे। टेरर ग्रुप्स को बनाने के लिए आईएसआई ने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का सहारा लिया था। खैबर पख्तूनवा रीजन जो अफगानिस्तान से टच होता है, यहाँ पर कई सारे मदरसे खोले गए जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म लोगों को सिखाते थे और इनको उग्रवादी बनाकर तैयार करते थे, इनका ब्रेन वॉश करते थे, इनको इस्लाम के नाम पर गुमराह करके लोगों को मारने के लिए तैयार करते थे। अब जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और अफगानिस्तान से बैकआउट किया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर गई, तो जितने भी अफगान मुजाहिदीन अलग अलग ग्रुप्स थे जो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि इनको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग ही लड़ने की दी थी। इनको कभी भी गवर्नेंस की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये केवल फाइटर्स थे जिनका काम था लड़ना। इनकी रोजी रोटी भी फाइटिंग से ही चलती थी। अब यूएसए और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जिन्होंने इनिशियली पाकिस्तान को सपोर्ट करके अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया था, वो अब बैकआउट कर गए, क्योंकि उनका काम तो हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया और बैकआउट कर गया। मगर पाकिस्तान ने टेरर ट्रेनिंग का जो सांप पाला था, वो उसको और दूध पिलाता रहा, इस आस में कि वो कश्मीर में कुछ कमाल कर दिखाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर तौयबा बनाया, जिसने 2001 और 2008 में इंडिया में अटैक किया। जैश-ए मोहम्मद बनाया, जिसने IC-814 की हाईजैकिंग की, 2019 का पुलवामा किया। अब 1990s में जो अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, उन सब में एक ग्रुप विनर बनकर बाहर आया और उसने अफगानिस्तान पर अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली। इस ग्रुप का नाम था तालिबान। अब आयरनी यह है कि तालिबान, जिसको जन्म देने में कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ था, उनकी यूएसए से काफी खतरनाक दुश्मनी थी। यूएसए ने मुजाहिदीन को एक हथियार बनाकर खड़ा तो किया था लड़ने के लिए, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि पूरी की पूरी एक कंट्री पर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रूल हो जाए, और यही अफगानिस्तान में हो गया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था, उसका सपोर्ट बंद हुआ नहीं, तो हुआ ये कि यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस बिगड़ने लगे। 1990s में ही पाकिस्तान में एक और टेरर आउटफिट का जन्म हुआ, जिसका नाम था अल कायदा, और इनके तालिबान से काफी गहरे ताल्लुकात थे। अल कायदा की पता नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से, स्पेशली यूएसए से क्या खुन्नस थी। इनका एक ही मकसद था कि यूएसए को सबक सिखाना, और इनका लीडर था ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 कैरी आउट किया यूएसए पे। 9/11 के बाद में यूएसए की आंखें खुली, उन्होंने जिस प्रॉब्लम को जन्म दिया था वो उन्हीं के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई। इसके बाद उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट ऑल आउट वॉर छेड़ दी और सभी कंट्रीज को इसमें जुड़ने को कहा। यही एक टर्निंग पॉइंट था जब यूएसए और इंडिया, जिनके रिलेशंस उतने गहरे नहीं थे जितने यूएसए और पाकिस्तान के थे, अब इनके रिलेशंस अच्छे होने लगे। अब मैं ये सब स्टोरीज आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि कैसे टेररिज्म के कारण पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हुए, उनका वेस्टर्न सपोर्ट कम होने लगा, बाहर से आने वाली फंडिंग कम हो गई, इकोनॉमिक डाउनफॉल होने लगा। हालांकि इस डाउनफॉल में जितना रोल टेररिज्म का था, उतना ही रोल था इनकी गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी का, इनकी आर्मी का, गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी इंटरफेरेंस था, और कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाती थी, अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ही गिर जाती थी। 2011 में ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 करवाए थे, उसको यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, जिससे पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव हो गया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है। पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ने के लिए जिन एक्सट्रीमिस्ट पावर्स को अनलीश किया था, वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उनकी आर्मी के, उनके गवर्नमेंट के किसी के कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी, और पाकिस्तान उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था। हाफिज सईद, जिसने दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया, जो लश्कर तौयबा का फाउंडर है, वो पाकिस्तान में काफी लंबे टाइम से रह रहा है, एक रिलीजियस लीडर है, उसको यूएसए ने टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत लंबे टाइम तक उसको अरेस्ट नहीं किया। फाइनली पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया दिखाने के लिए, और उसको एक लग्जूरियस विला के अंदर बंद करके रखा है, जहां वो आराम से अपना काम करता है, अपना टेरर आउटफिट ऑपरेट करता है और एक रिच लाइफस्टाइल जी रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये टेरर फंडिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को गवर्न करती है, और जो कंट्रीज ऐसा करती हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाती है। इसने पाकिस्तान को 2018 में एक ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ये कहकर कि ये टेररिस्ट को फंड करता है उस पैसे से जो पैसा इसको डेवलपमेंट के लिए बैंक्स देती हैं। सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, मसूद अजहर, जिसने 2008 में मुंबई करवाया, जो जैश-ए मोहम्मद का चीफ है, रिसेंटली उसके कई सारे रिलेटिव्स इंडिया ने जब अटैक किया पाकिस्तान पर, तब मारे गए थे। मगर पाकिस्तान का ये कहना है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है ही नहीं। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, मुंबई के अंदर बहुत सारे अटैक में इसका रोल है, मुंबई के अंदर बहुत सारे जो करप्शन केसेस, जो स्मगलिंग होती है, उसमें इसका रोल है, वो भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। इवन अरब कंट्रीज, जो असली इस्लाम का सेंटर पॉइंट है, जिनकी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बिलीव्स हैं, इस्लामिक लॉज हैं, वो तक पाकिस्तान को इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म में सपोर्ट नहीं करती। उनको समझ आ गया है कि पाकिस्तान से दोस्ती करने का मतलब है नुकसान। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर टेररिस्ट को बना रहा है तो वो सिर्फ बाहर नुकसान मचा रहे हैं,
वो पाकिस्तान के अंदर भी उतना ही नुकसान कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान भी अब उन्हीं के बनाए टेररिज्म से लड़ रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया था, उनकी एक विंग पाकिस्तान में खुल गई जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP। ये TTP ये चाहती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाया जाए और वहां पर एक इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश किया जाए। ये खैबर पख्तूनवा रीजन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये अफगानिस्तान का पार्ट है। अब हालांकि अफगानिस्तान का तालिबान अपने आप को इनसे डिस्टेंस करता है, मगर ये उसी की आइडियोलॉजी और बिलीफ्स पर चलते हैं। Well. How the turntables. इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई सारे टेरर ग्रुप्स रेगुलरली अटैक्स करते रहते हैं क्योंकि उनको सिखाया ही यही गया है, उनका काम ही यही है। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट की असली बैकिंग पाकिस्तान की आर्मी ये नहीं चाहती कि टेरर आउटफिट्स पूरी तरह से खत्म हो, क्योंकि टेरर आउटफिट्स के होने के कारण आर्मी का गवर्नमेंट पर दबदबा बना रहेगा, पूरे देश में एक आतंक का माहौल रहेगा और आर्मी की वैल्यू होगी। वर्ल्ड में टेररिज्म के अगेंस्ट जो वॉर छिड़ी है उसमें पाकिस्तान सिर्फ दिखाने के लिए सभी नेशंस के साथ खड़ा है, मगर असली में बैक एंड में वो टेररिज्म का उतना ही सपोर्ट कर रहा है जितना पहले करता था। अब पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकता है? तभी आ सकता है जब पाकिस्तान में तगड़े गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हों, वहाँ की आर्मी का गवर्नमेंट पर कंट्रोल खत्म हो, और ये तब हो सकता है जब वहाँ की पब्लिक एकजुट होकर ये चाहे। पाकिस्तान को तगड़े लीडरशिप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो वहाँ की जनता ही उनको दे सकती है। उन्हें एक अच्छा नेता चुनना होगा जो वहाँ की आर्मी के इन्फ्लुएंस से बाहर हो, फ्री हो, जिससे एक स्टेबल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वहाँ पर आए जिसके प्राइम मिनिस्टर के पास दूसरे देशों से नेगोशिएट करने की पावर्स हों। क्योंकि अभी तो होता यह है कि यूएसए के प्रेसिडेंट भी इंडिया के साथ सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं। पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक 29 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मगर एक ने भी अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट नहीं किया है। टेन्योर पूरा करने से पहले ही वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। जब भी कोई लीडर इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, अपना स्ट्रांग होल्ड गवर्नमेंट में जमाने की कोशिश करता है, वहाँ की आर्मी उससे पहले ही उसको रवाना कर देती है। इमरान खान का एग्जाम्पल लीजिए, काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, उनका स्ट्रांग होल्ड बन रहा था, वो एंटी पाकिस्तान आर्मी स्लोगन्स दिया करते थे, प्रो इंडिया स्लोगन्स दिया करते थे। उनको आर्मी ने ऐसा फंसाया, इतने सारे केस उन पर लगाए कि वो आज तक जेल में है। अब पता नहीं पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगा। फिलहाल आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है, आपको जरूर फायदा होगा। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।